So today we are going to cover Unit 2, Block 2 of MPCE 013, Cognitive Behavior Therapies, including REBT. So इसकी सबसे पहले जो है हिस्ट्री समझते हैं, हाउ इट स्टार्टेड। तो सबसे पहली बात जो है, ये स्टार्ट किसने की थी? कॉग्निटिव थेरेपी जो है वो स्टार्ट हुई एल्फ्रेड एडलर के द्वारा। ये जो है साइको एनालिस्ट सिगमंड फ्रॉयड उनके एसोसिएट थे। मतलब इनिशियली ही वाज आल्सो ए साइको एनालिस्ट थे। लेटर ऑन ही टर्न इनटू कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। अब उसका एक रीजन ये भी था कि जो मैंने बताया था, जब हमने साइको एनालिसिस पढ़ा था, वो बहुत लंबी चलती थी थेरेपी, 5-5 साल तक भी चलती थी और वीक में 5-5 सेशंस तक भी होते थे। तो इसकी वजह से जो है एक ये जरूरत महसूस की जा रही है कि कुछ ऐसा कि थेरेपी जो है लाई जाए जो कि ज़्यादा फास्ट वर्क करे। ठीक है, तो दूसरी बात ये हुई कि जो एल्फ्रेड एडलर है वो अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में डिसएग्री कर रहे थे कि जो ह्यूमन इमोशनैलिटी और अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में ही वाज डिसएग्रीइंग कि खाली यही एक रीजन में जरूरी नहीं, कॉन्शियसली भी जो है हम कर सकते हैं इसको डील। मींस वहाँ पे साइको एनालिसिस में सारी चीजें अनकॉन्शियस एवरीथिंग, तो कॉन्शियस पे हम कोई वर्क ही नहीं करते हैं वहाँ पे। एडलर सेड कि भी हम कॉन्शियस पे भी वर्क करके इन चीज़ों को कर सकते हैं। तो ये जो है उससे जो है थेरेपी फास्ट वर्क करेगी और ऑब्वियसली काम भी ज़्यादा अच्छे से करेगी, इंडिविजुअल की कंट्रोल में होगी। तो ये इसका ब्रीफ बैकग्राउंड है। फिर थ्योरी एंड कॉजेशन पे आते हैं। तो इसका जो एल्बर्ट एलिस, अच्छा हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे कि हम जो खाली सीबीटी की बात करते हैं, तो सीबीटी जो है कॉग्निटिव थेरेपीज, इन दोनों में फ़र्क समझना होगा। जब हम सीबीटी की बात करें तो ख़ास तौर से हम बात कर रहे हैं जो एक स्पेसिफिक डिफरेंट टेक्निक की। लेकिन हम कॉग्निटिव थेरेपी की बात कर रहे हैं तो उसमें कई सारी जो है टेक्निक्स आती हैं, विच इंक्लूड्स आरईबीटी ऑल्सो। तो हम जो है एरॉन बेक वाली कॉग्निटिव थेरेपी की बात कर रहे हैं या कॉग्निटिव थेरेपी एज ए अम्ब्रेला टर्म यूज कर रहे हैं, ये दोनों चीज़ों को ध्यान रखना। आई रिपीट, एरॉन बेक ने भी एक कॉग्निटिव थेरेपी दी थी, वो एज ए सिंगल यूनिट अलग डील की जाती है, और अम्ब्रेला टर्म के रूप में भी कॉग्निटिव थेरेपी को यूज किया जाता है जिसमें बहुत सारी थेरेपीज आती है विच इंक्लूड्स आरईबीटी। तो इनमें जो डिफरेंशिएट करना होगा बिफोर यू टॉक कि व्हाट यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट। आर यू गोइंग टू टॉक अबाउट एरॉन बेक्स कॉग्निटिव थेरेपी और द अम्ब्रेला टर्म? देन अब थ्योरी ऑफ कॉजेशन। तो कॉग्निटिव थेरेपी में जो है क्या माना जाता है कि जो कॉज है, जैसे साइको एनालिसिस में कॉज माना जाता है अनकॉन्शियस, तो यहाँ पे कॉज जो है वो कॉन्शियस है कि हम जो है कोई ऐसा कॉग्निशन में हमारे फॉल्ट है, उस फॉल्ट की वजह से जो है हमारे को प्रॉब्लम आ रही है। अब इसको एबीसी मॉडल कहते हैं। एबीसी मॉडल में क्या है? ए इज फॉर एक्टिवेटिंग इवेंट, बी इज फॉर बिलीफ अबाउट द एक्टिवेटिंग इवेंट, and C is the consequences which are because of the belief system. So जैसे इसमें एग्जांपल दिया है कि एक कोई फ्रेंड जो है हमारे मार्केट में मिला, बाजार में मिला, सड़क पे मिला, और उस हमको लगा कि उसने हमें इग्नोर कर दिया है। हमारा बिलीफ सिस्टम हम जो है ये है कह रहा है कि उसने इग्नोर किया है। एक्टिवेटिंग इवेंट था, फ्रेंड ने हमको एक्नॉलेज नहीं किया, हमको रजिस्टर नहीं किया कि हम हेलो हाय कुछ कह रहे हैं, और वो चला गया। हमारा बिलीफ सिस्टम ये कहता है कि उसने इग्नोर किया है। तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे कि वी विल फील हर्ट, इमोशनली डिप्रेस्ड। तो ये एबीसी मॉडल है। तो अगर बिलीफ सिस्टम को हम वर्क करें तो कॉन्सिक्वेंसेस डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे बिलीफ सिस्टम ये भी हो सकता है कि हाँ उसने हो सकता है देखा ही ना हो मुझे, इट इज ऑल्सो पॉसिबल, या वो जल्दी में हो इसलिए रुका नहीं हो, इट वुड बी एनीथिंग। तो यहाँ पे जो है इसमें जो कोर बिलीफ सिस्टम है उस पर वर्क किया जा रहा है कॉग्निटिव थेरेपी में। तो ये अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था, जो कोई डिसफंक्शनल थिंकिंग है जिसकी वजह से ये हो रहा होता है।
डिसफंक्शनल जो थिंकिंग है उस पर वर्क करने के लिए 3 लेवल ऑफ थिंकिंग होंगे, एक तो इन्फरेंस, दूसरा एवेल्यूएशन और तीसरा कोर बिलीफ। इन्फरेंस में तो क्या नतीजा क्या निकाला, फिर इवेल्युएट की जो नतीजा निकाला वो सही है गलत है, और फिर कोर बिलीफ। कोर बिलीफ में ये हो गया कि भाई वो बिलीफ क्या था जिसकी वजह से इन्फरेंस ऐसा निकला। जैसे अगर हम कोर बिलीफ ये होता कि ये हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड है, ये अच्छा इंसान है, कभी हमको ये इग्नोर कर नहीं सकता, अगर कोर बिलीफ ये होता तो इन्फ्रेंस ये हो सकता था कि उसने देखा ना हो या वो जल्दी में हो, और उसी की वजह से इवैल्यूएशन होता है कि ठीक है जो अगली बार मिलेगा तब पूछ लेंगे, या उसने गलत किया या सही किया, इवैल्यूएशन ये होता। तो ये 3 डिफरेंट लेवल पे थिंकिंग होती है। देन जैसे एक ये इन्होंने जो है अंडरलाइन कोर बिलीफ दिया कि to feel okay about myself, I need to be liked, so I must avoid disapproval from any source. अब इस जैसे कोर बिलीफ पे हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये अधिकतर लोगों में ये कोर बिलीफ होता है, आई हैव सीन। तो अब इसका इवैल्यूएशन करेंगे कोर बिलीफ का, तो हमें ये पता चलेगा यार इज इट पॉसिबल कि सब हमको लाइक करें, सब हमको अप्रूव करें, कोई हमको डिसअप्रूव ना करें। तो जब हम इसको इवैल्यूएट करेंगे तो हमको लगेगा नहीं ये तो पॉसिबल है ही नहीं, तो हम तो पूरी ज़िंदगी सबको सैटिस्फाई कर ही नहीं सकते हैं। तो फिर ये हमें पता चलेगा हाँ ये कोर बिलीफ सिस्टम गलत है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि हम जो लोग मैटर करते हैं रियली हमारी लाइफ में, जिनको हम इस लायक मानते हैं कि वो हमारी बात को समझ सकते हैं, कॉम्पिटेंट है, हाँ उनका अप्रूवल डिसअप्रूवल मे मैटर, दैट्स फाइन, दैट इज ओके। लेकिन हर इंसान मुझे लाइक करे, हर इंसान मुझे अप्रूव करे, कोई भी डिसअप्रूव ना करे, ये तो डिसफंक्शनल थिंकिंग हो गया। ये एक एग्जांपल हो गया। सो जो आरईबीटी है, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, वो इसको इवैल्यूएट करती, मतलब उसमें सिखाया जाता है कि इस थिंकिंग को कैसे इवैल्यूएट करना है। ठीक है, नाउ अब इसमें जो है 2 तरह के डिस्टर्बेंस माने गए हैं। ये है पहला, बाय होल्डिंग इंटरनल इरेशनल बिलीफ अबाउट द सेल्फ, एक तो ये है, और दूसरा है बाय होल्डिंग इरेशनल बिलीफ अबाउट द इमोशनल और फिजिकल कंफर्ट। इन दोनों में जनरली 2 टाइप के डिस्टर्बेंस पाए जाते हैं। तो जो पहला वाला है होल्डिंग इरेशनल बिलीफ अबाउट सेल्फ, उससे भी उसे जैसे कि मुझसे गलती होनी नहीं चाहिए, तो ये तो इरेशनल बिलीफ है ही है। आई शुड बी परफेक्ट ऑलवेज, ये भी इरेशनल है। और दूसरा वाला जो इरेशनल बिलीफ होता है इमोशनल और फिजिकल कंफर्ट डिस्टर्बेंस, कि मेरी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, मुझे हर काम आसानी से कर लेना चाहिए, मेरे को काम में डिफिकल्टी आनी नहीं चाहिए। इस टाइप से जो है हमारे को 2 डिफरेंट जो है टाइप के डिस्टर्बेंस हो सकते हैं। अब ये जो हमारे को हो रहे हैं, जो ऊपर हमने बातें करी डिसफंक्शनल बिलीफ, इनके 7 इन्फरेंशियल डिस्टॉर्शंस हैं। ये एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, और काउंसलिंग जब करते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब क्लाइंट जो है बातें कह रहा होता है तो हमें देखना होता है कि इनमें से क्या वो कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहा है। जो 7 इन्फ्लुएंशियल डिस्टॉर्शंस हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें से कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहा है। तो पहला है ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग। ये अधिकतर लोग ये करते हैं, बहुत लोग करते हैं, मैक्सिमम लोग, कि लाइफ को जो है वो ब्लैक एंड वाइट में सही गलत, राइट रॉन्ग, गुड बैड ऐसे देखते हैं। ऐसा रियल लाइफ में होता नहीं है। लाइफ इज नॉट ब्लैक और वाइट, वाइट इज लाइफ इज शेड्स ऑफ ग्रे। तो कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, हर एक में कुछ कमियां होती, कुछ अच्छाइयाँ होती हैं। तो हमें रैशनली उसको देखेंगे तो हम ब्लैक एंड व्हाइट की जगह ग्रे शेड देखेंगे, अच्छा इसमें ब्लैक थोड़ा ज़्यादा है, इसमें व्हाइट थोड़ा ज़्यादा है, बस इतना। तो ये भी एक कॉज है डिसफंक्शनल थिंकिंग का। दूसरा है फिल्टरिंग, कि लाइफ में सबके जो अच्छे बुरी चीज़ें होती रहती हैं, तो वो जो इंडिविजुअल जो है अपना जो अच्छी चीज़ें उसके साथ में हो रही है उसको इग्नोर करके सिर्फ और सिर्फ
जो नेगेटिव हैं उन पे फोकस कर रहा होता है, पॉजिटिव चीज़ों को फिल्टर आउट कर रहा होता है कि भाई मेरे 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आँख है, खाने को रोटी मिल रही है, सर पे छत है, इसके लिए थैंकफुल नहीं है। लेकिन लाइफ में जो नहीं है, उस पे फोकस किया जा रहा है, किया जा रहा है, किया जा रहा है। फिर देन थर्ड इज़ ओवर जनरलाइज़ेशन। ये भी एक बहुत कॉमन मिस्टेक है, ये तीसरी वाली। सेकंड वाली भी बहुत कॉमन है, थर्ड वाली भी बड़ी कॉमन है। इसमें इंडिविजुअल क्या कर रहा होता है कि मान लो कोई कुछ इंस्टेंसेस उसके साथ में खराब हुए, कि मान लो एक आदमी ने धोखा दिया, 2 ने दिया, 3 भी दे सकते हैं, पॉसिबल है। अब ये एक्सपीरियंस होते ही उसने क्या एक जनरलाइज कर दिया कि दुनिया में सारे लोग धोखेबाज हैं। सो या 2-3 मिस्टेक 2-3 लाइफ में कोई नुकसान हुए तो वो एकदम से ये सोचने लग गया कि भाई एवरीथिंग इज गोइंग रॉन्ग। तो ये ओवर जनरलाइजेशन जो है ना, ये भी एक बहुत बड़ा मिस्टेक है। खुद ने कुछ चीजें अटेम्प्ट करी और वो नहीं हो पाई तो आई एम फेलियर, मैं तो किसी काम का नहीं। या कोई ब्रेकअप वगैरह हुआ, 1 हुआ 2 हुआ तो बस नो वन विल इज गोइंग टू लव मी। तो ये जो है ओवर जनरलाइजेशन की मिस्टेक्स हैं, ये भी बड़ी कॉमन चीज है। चौथा है माइंड रीडिंग, ये भी करते हैं लोग, रियल प्रैक्टिकल चीजें सारी। माइंड रीडिंग में क्या होता है कि हम ये गेस कर रहे होते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है। जैसे अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था कि वो फ्रेंड जो है उसने हमने हेलो करी, उसने कोई रिस्पांस नहीं दिया और चला गया। तो हम अब उसने क्यों ऐसा किया ये हमें पता नहीं है, बट हम वी स्टार्ट गेसिंग कि ही और शी इग्नोर्ड मी ऑन पर्पस, या उससे पहले कोई इंसिडेंट हुआ हो तो उसके बेसिस पे हम कहते हैं कि भाई ही और शी इज मैड, मुझसे गुस्सा है। तो ये भी एक मिस्टेक है। जब हमें पता ही नहीं है उसके दिमाग में है क्या, तो व्हाई वी शुड गेस, पूछ लो उससे, हो सकता है उसने देखा ही ना हो। सो जो फॉर्च्यून टेलिंग भी एक बड़ी मिस्टेक होती है। जैसे फ्यूचर के बारे में हम में से कोई नहीं जानता है, नोबडी नोस कि क्या होने वाला है। तो हम फ्यूचर को के बारे में गेस करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं। तो वो जो हम गेस या प्रिडिक्शन करते हैं, हम उसको ये मान के चलते हैं कि वही रियलिटी है, कि यही होने वाला है पक्का। वो भी गलती है कि जैसे भाई अगर किसी ने मान लो स्टूडेंट्स में काफ़ी होता है, ऐसा मैंने देखा है। कुछ 2-3 टेस्ट में जो है नंबर अच्छे नहीं आए, तो बस वो अब तो मैं फेल हो जाऊँगा, मेरी कहीं जॉब नहीं लगेगी और मेरी ज़िंदगी बर्बाद। तो ये जो है फॉर्च्यून टेलिंग भी लोग बाग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन एक्चुअल रियलिटी, मान लेते हैं उसको कि ये ही सही है हमारा। फिर देन इमोशनल रीजनिंग। तो क्या होता है कि कोई चीज़ हमारी लाइफ में हो रही है, तो ये तो हो सकता है कि हम उसको सही माने या गलत माने, या हम उसके बारे में अच्छा फील करें या अच्छा ना फील करें, दैट इज पॉसिबल, ह्यूमन बीइंग का सबके साथ नॉर्मल है। लेकिन हम जो है जो फील कर रहे हैं, हम उसी को रियलिटी मानने लग जाए। जैसे कोई इंसान है, हो सकता है हमारी उससे पटरी नहीं खाती हो, तो नहीं खाती है, ठीक है, होता है, सबसे कम नहीं हमारा तालमेल बैठ पाता है। तो क्योंकि हमें हमारा उससे तालमेल नहीं बैठ रहा, हमें वो अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो इंसान खराब है, ये लॉजिक फॉल्टी है। ये इमोशनल रीजनिंग भी लोग बाग बहुत करते हैं। कोई जैसे इवन अपनी चॉइसेस भी लोगों पे इम्पोज करने लग जाते हैं। जैसे कोई पर्टिकुलर चीज नहीं खाता है या कोई पर्टिकुलर चीज खाता है, तो बस वो ये मान लेगा कि यही खाना सही है, ये नहीं खाना ही सही है, क्योंकि उसके साथ जो इमोशंस हैं वो ऐसे हैं तो सबके ऐसे होंगे। ये भी गलत है। फिर पर्सनलाइजिंग। पर्सनलाइजिंग ये भी होता है, थोड़ा कम होता है लेकिन होता है, ये भी मैंने देखा है। इसमें क्या होता है कि कोई लाइफ में जो इवेंट्स हुए हैं, उसके लिए इंडिविजुअल खुद को रिस्पॉन्सिबल मानने लग जाता है कि ये मेरी वजह से हुआ है। अब जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ, और जब वो पैदा हुआ उस टाइम जो है उसके मदर की डेथ हो गई। अब वो डेथ हो गई, तो जब बच्चा बड़ा हो गया तो उसके मन में यही है कि मेरी वजह से मेरी मदर मर गई। तो ये जो है वो जो पर्सनलाइज उसने कर लिया है इस इंसिडेंट को, वो जो है उसको हमेशा डिस्टर्बेंस देगा। या दूसरा एग्जांपल कि अ, कहीं किसी ने बोला अपने पेरेंट्स को चलो घूमने चलते हैं, पेरेंट्स राजी हो गए, राजी हो के वो घुमाने ले गए उनको।
अब वो रास्ते में एक्सीडेंट हुआ और लेटर से पेरेंट्स की डेथ हो गई, तो अब वो इस बात के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मानेगा पूरी ज़िंदगी कि मैंने जो है अगर नहीं कहा होता उस दिन घूमने के लिए तो ये इंसिडेंट नहीं हुआ होता। तो ये भी एक मिस्टेक लोग बाग करते हैं। अब आता है इवैल्यूएशंस पे। डिस्टॉर्शंस है डिमांडिंगनेस में एक वर्ड यूज़ किया है एल्बर्ट एलिस ने, मास्टरबेशन। इसमें एक्चुअली MUST जो है ये कैपिटल होना चाहिए, समहाउ इन्होंने कैपिटल नहीं लिखा है कि उससे बेटर समझ में आता है, क्योंकि हमारे दिमाग में क्या होता है, कुछ चीजें होती है कि ये तो होना ही चाहिए, मस्ट है, वो हमारी सोच है। हमारी सोच जो है ऐसी का मतलब ये नहीं कि ऐसा ही होगा या ऐसा ही होना चाहिए। ये जो है डिमांडिंगनेस है, ये भी इंसान को जो है बहुत डिफिकल्टीज देती है कि ये तो होना ही नहीं चाहिए या ये तो हमेशा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल लव और अप्रूवल, इसमें लोग हमेशा जो है करते हैं, जैसे हर एक का एक्सप्रेशन अलग अलग होता है कि कोई कैसे लव को एक्सप्रेस करता है, कोई कैसे करता है, हर इंडिविजुअल का अलग हो सकता है। तो सपोज मेरा जैसा है तरीका एक्सप्रेस करने का लव या अप्रूवल, वो तरीका अगर दूसरे का होना ही चाहिए, वो उसको भी ऐसे ही करना चाहिए कि हर बर्थडे पे गिफ्ट करना चाहिए, हर जो है खास ओकेजन पे मुझे इनवाइट करना चाहिए, हर जगह जहाँ पे भी वो घूमने जाए मुझे साथ लेके जाना चाहिए, मस्ट। इसीलिए इसमें वर्ड यूज किया मास्टरबेशन। ये डिमांडिंगनेस है। देन आता है ऑफलाइजिंग। इसमें क्या होता है कि जो प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर इवेंट्स हैं, उनके जो कॉन्सिक्वेंसेस को एग्जैजरेट कर रहा होता है इंडिविजुअल, कि जितना हुआ उससे कहीं ज्यादा। जैसे मान लो किसी वजह से स्टूडेंट के जो है पास एग्जाम में कुछ नंबर कम आए, अब वो एक पर्टिकुलर एग्जाम में कुछ नंबर कम आए, उसको इतना जो है वो करेगा कि जैसे कि वो जिंदगी तबाह हो गई, या अभी कुछ इंसिडेंट हुआ है या फ्यूचर में होने वाला है, बस अब ये आगे ये होने वाला है, मैं तो जिंदगी खत्म है मेरी। तो इस तरह से ये भी एक मिस्टेक लोग बाग करते हैं। तो हमें इस एंगल से भी देखना होता है कि उसका डिमांडिंगनेस तो नहीं है, ऑफुलाइजिंग तो नहीं है। और देन कम्स डिस्कम्फर्ट, इनटॉलरेंस। इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल को जिस चीज से भी डिस्कम्फर्ट है या वो उसको पसंद नहीं है, तो बस ये मेरे बस की बात नहीं, ये मैं कर ही नहीं सकता। ये भी एक मिस्टेक लोग बाग करते हैं। अगर मान लो किसी को हीट से, गर्मी से प्रॉब्लम है, तो और किसी वजह से उसका जॉब जो लग गया ऐसी जगह पे जहाँ पे गर्मी वगैरह होती है, नहीं ये नौकरी तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, वहाँ पे इतनी गर्मी है। या कोई सब्जेक्ट है डिफिकल्ट लगता है, ये सब्जेक्ट मैं कर ही नहीं सकता, ये मेरे से सॉल्व ही नहीं होगा ये चीज़। तो ये डिस्कम्फर्ट, इंटॉलरेंस जो है, हाँ डिफिकल्ट है तो ठीक है, मेहनत ज़्यादा ही करनी पड़ेगी, ये ठीक है। तो आदमी जो वो चीज़ ना हो उसके लिए वो ऐसा कर रहा है। देन कम्स पीपल रेटिंग। अपने आप को जो है हम जो इवेल्युएट करते हैं ओवरऑल, उसमें भी लोग बाग जो है मिस्टेक करते हैं। तो हम जो है जो भी अपने आप को इवेल्युएट कर रहे हैं, उसमें मिस्टेक जनरली क्या आती है, ओवर जनरलाइजेशन की। कि ठीक है, हो सकता है हम किसी चीज़ में बहुत अच्छे हों, किसी में हो सकता है बहुत अच्छे ना हो, पॉसिबल है, दोनों ही पॉसिबिलिटीज है। तो क्योंकि हम किसी चीज़ में अच्छे हैं तो इसलिए हम परफेक्ट, ये भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम कुछ चीज़ों में अच्छे नहीं हैं तो इसलिए नहीं, मेरे से तो कुछ होता नहीं ज़िंदगी में। ये अपने बारे में जो हम ओपिनियन बना रहे हैं ये। तो हर एक इंसान से गलती होती, कोई ऐसा इंसान नहीं मिला मुझे आज तक जिससे गलती नहीं हुई हो। तो ठीक है, गलती हुई तो सबक लो, आगे बढ़ो, इम्प्रूव करो। लेकिन इसमें कैसे इंसान रिएक्ट करा होगा कि ये देखो मैंने वो खराब चीज़ कर दी और मैं एक खराब इंसान हूँ, एक गलती की वजह से मैं खराब इंसान हूँ।
इस टाइप की मिस्टेक्स लोग कर रहे होते हैं। नाउ कम्स कोर बिलीफ। कोर बिलीफ में क्या है कि हमारे जो है वेरियस स्कीमा होते हैं, जो स्कीमा है जस्ट होल्ड सो हमारा जो स्कीमा है वो अगर फॉल्टी है हमारा जो स्कीमा है फॉल्टी है, उसमें अगर इश्यूज हैं, स्कीमा कहते हैं कि हमने एक मेंटल स्ट्रक्चर बना रखा होता है। वो मेंटल स्ट्रक्चर क्या होता है? वो मेंटल स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि हम जो है एक ऐसा होना चाहिए, फिर ऐसा होना चाहिए, फिर ऐसा होना चाहिए, और ये आपस में ऐसे रिलेटेड हैं। एक तरह का ब्लूप्रिंट हमारे दिमाग में होता है अबाउट एवरीथिंग व्हाटएवर वी हैव इन लाइफ। उसमें अगर मिस्टेक है तो फिर जो है प्रॉब्लम होनी होती है। तो हमारे स्कीमा में क्या क्या होता है? हमारा स्कीमा होता है जनरल रूल्स, मेजर बिलीफ्स, ये दो चीजें खास हैं जो अभी मैंने बताया स्ट्रक्चर ही से बना के। अगर जो है इफ समबडी इज इन लव इन रिलेशनशिप, तो ये जनरल रूल्स हैं, ऐसा ऐसा करना ही होता है। और मेजर बिलीफ उसके बारे में होता है, अगर ये नहीं किया इसका मतलब ये होता है, और ये किया तो इसका मतलब ये होता है। ये हमारे दिमाग में एक स्ट्रक्चर है रिलेशनशिप का, उसे स्कीमा कहते हैं। तो अगर इसमें मिस्टेक है तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो होगी होगी। और इसमें जो है हमारे स्कीमा में ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हम सब चीजें जानते हो एग्जैक्टली कि क्या चीज जो है कैसे होगी। तो इसमें जो कुछ हमारे एजम्पशंस जरूर होंगे, सबके होते हैं। तो हमारा एजम्पशन अबाउट द वर्ल्ड होता है कि दुनिया कैसे चलती है, दुनिया में क्या होता है, कौन कैसे करता है, ऑन द बेसिस ऑफ जो भी हमारा एक्सपीरियंस है लाइफ का। सो ये जो हमारा एजम्पशंस हैं, दे रिफ्लेक्ट आवर टाइप ऑफ थिंकिंग। जैसे कोई दुनिया को ये कह रहा है कि दुनिया में बस सब खराब ही लोग हैं, ये एजम्पशन हो सकता है। तो ये उसका क्या हो गया? उसका जो है ओवर जनरलाइजेशन हो गया, नेगेटिव वाला है। कोई ये उल्टा भी हो सकता है कि सब दुनिया में अच्छे लोग हैं, ब्लाइंडली सब बिलीव किए जा रहा है। तो ऑब्वियसली जो ब्लाइंडली बिलीव कर रहा है धोखा खाएगा ही खाएगा। तो उसके अजम्पशन से जो है हमें इन्फ्लुएंस निकलेगा कि उसकी थॉट प्रोसेस कैसी है। जैसे उससे हम पूछेंगे कि तुम्हारे हिसाब से रिलेशनशिप में क्या क्या होना चाहिए, तो वो बताएगा या बताएगी, उससे हमें उसका एजम्पशंस का पता लगेगा। देन हमारे जो है स्कीमा में कुछ रूल्स होंगे, आपके होते हैं, नॉर्मल चीज है ये। तो जो रूल्स होते हैं वो प्रिस्क्रिप्टिव होते हैं। प्रिस्क्रिप्टिव मतलब हमारे हिसाब से भाई ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए, ये रूल्स हैं। सो जो रूल्स हैं वो इसके आगे जाते हैं कि भाई क्या होना चाहिए क्या नहीं, कि मतलब कि इवेल्युएट भी करते हैं इन्फ्रेंस को। जैसे ऊपर हमने बात करी इन्फ्रेंस में क्या क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ पे जो है हम एक इन्फ्रेंस भी निकाल रहे होते हैं इवेल्युएशन में, बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर हमारा जो इन्फ्रेंस ऊपर हमने असम्पशन अबाउट द वर्ल्ड की बात करी। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है इन्होंने कि I need love and approval from those significant to me and I must avoid disapproval from any source। ये रूल हमने बना लिया कि हमें जो है ये अवॉइड करना डिसअप्रूवल फ्रॉम एनी सोर्स। ये जो है फॉल्टी जो है थॉट प्रोसेस है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ये हमारा जो इवेल्युएशन है, जो फर्स्ट पार्ट है, आई नीड लव एंड अप्रूवल फ्रॉम दोज सिग्निफिकेंट टू मी, ये हमारा एजम्पशन है। और इसका जो है हमने इवेल्युएट कैसे किया कि हमें कैसे पता चलेगा? आई मस्ट अवॉइड डिसअप्रूवल फ्रॉम एनी सोर्स। फिर हाँ, टू बी दूसरा इन्होंने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया, ये भी लोगों में बहुत होता है। टू बी वर्थवाइल एज ए पर्सन आई मस्ट अचीव सक्सीड एट व्हाटएवर आई डू एंड मेक नो मिस्टेक्स। तो ये पहला एजम्पशन तो ये हो गया कि टू बी वर्थवाइल एज ए पर्सन आई मस्ट अचीव। हालांकि इसमें भी फॉल्टी है, अचीवमेंट तो होनी ठीक है, लेकिन अचीवमेंट के बिना भी एक अच्छी लाइफ जी जा सकती है। जरूरी नहीं कि हर कोई आदमी बहुत पैसे वाला बने, बहुत
जो है हाई पोजीशन पे पहुंचे तभी लाइफ अच्छी होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। देयर आर मेनी पीपल हु हैव लिव्ड वेरी फैंटास्टिक लाइफ विदाउट मच ऑफ मनी और एनी फॉर्मल पावर। पर अगर हम एक नॉर्मल आदमी के लिए मान भी लें कि ये उसका स्कीमा है, टू बी वर्थवाइल एज ए पर्सन आई मस्ट अचीव, चलो मान लिया सही है यहाँ तक। फिर आगे जो है ये इवैल्यूएशन जो है कि वो कैसे पता चलेगा उसको कि वो वर्थवाइल है, सक्सीडेड व्हाटएवर आई डू एंड मेक नो मिस्टेक्स। ये इवैल्यूएशन उसका गलत मतलब फॉल्टी है। यहाँ हमें पता लग जाएगा हम कि वो अचीवमेंट का जो स्कीमा है वो उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर रहा है, इवैल्यूएशन कैसे कर रहा है वो, कि वो वेदर और नॉट ही और शी इज सक्सेसफुल। तो मैं जो भी करूँ वो हो जाए और मेरे से कोई गलती ना हो, फॉल्टी है, हो ही नहीं सकता। कोई भी इंसान आज तक जो है 100% सक्सेसफुल हर चीज में नहीं हुआ है। कोई ऐसा इंसान नहीं जिससे मिस्टेक्स नहीं हो। अगर ये इवैल्यूएशन का तरीका है तो इंसान पक्का हमेशा जो है दुखी रहेगा। ठीक है। फिर दूसरा तीसरा ये भी बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया, ये भी प्रैक्टिकल लाइफ का है। पीपल शुड ऑलवेज डू द राइट थिंग्स, ये उसका स्कीमा है कि सबको सही चीजें करनी चाहिए, असम्पशन। इसमें तो चलो हालांकि यही फॉल्ट है, पर अगर हम थोड़ी देर के लिए मान भी लें कि ये सही है तो आगे जो उसका इवैल्यूएशन का तरीका है उसमें मिस्टेक है। व्हेन दे बिहेव ऑब्नॉक्शियसली, अनफेयरली और सेल्फिशली, दे मस्ट बी ब्लेम्ड एंड पनिश्ड। मस्ट, देखो मस्टरबेशन वाली जो बात थी वो मस्ट आ गया यहाँ पे। भाई अगर पहली बात तो ऐसे सारे इंसान हो ही नहीं सकते हैं कि जो हमेशा सही करे, एक इंसान भी ऐसा नहीं मिल सकता जो हमेशा सही चीज करे, गलती सबसे होती है। और फिर उसके बाद में आप क्या चाह रहे हो कि जब कोई गलती करे, किसी भी तरह से अनफेयरली काम करे या सेल्फिशली काम करे तो उसको इल्जाम लगाना चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए, विच इज ऑलवेज नॉट पॉसिबल। हमेशा जरूरी भी नहीं होता है, कई बार ठीक है गलती होगी माफी भी दी जा सकती है। तो ये भी एक जो है इवैल्यूएशन का तरीका फॉल्टी है। फिर ये भी एक बहुत अच्छा इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, ये भी बहुत लोगों का जो है होता है कि थिंग्स मस्ट बी द वे आई वांट देम टू बी, अदरवाइज लाइफ इज अनबियरेबल। तो ये जो स्कीमा है कि द थिंग मस्ट बी द वे आई वांट देम टू बी, यहाँ इसमें ही फॉल्ट है। लेकिन अगर हम इसको सही मान भी लें इस स्कीमा को कि मैं जो चाहूँ वैसा ही हो, अगर वो नहीं हुआ लाइफ विल बी अनबियरेबल। इवैल्यूएशन जो है फिर क्या कर रहा है कि अगर वैसा नहीं हुआ तो लाइफ जो अनबियरेबल हो जाएगी। तो ये जो मिस्टेक है। तो इस तरह इन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, मैं सारे नहीं जाऊंगा अदरवाइज टाइम ज़्यादा हो जाएगा, बट दे आर वेरी गुड एग्जाम्पल्स, इनको एक बार पढ़ लेना। देन आती है स्टेप्स इन कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। अब सबसे पहला जो है हमें क्लाइंट को ये समझाना होता है कि कैसे बिहेवियर जो है दे आर कॉज्ड बाय बिलीफ एंड थिंकिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो एबीसी जो ऊपर हमने अभी डिस्कस किया था, एक्टिवेटिंग इवेंट, बिलीफ अबाउट द एक्टिवेटिंग इवेंट एंड द कॉन्सिक्वेंसेस बिकॉज ऑफ द बिलीफ, ये जो चेंज जो है उसको समझानी होती है क्लाइंट को। और ये उसको जब समझ में आ जाएगी तो फिर जो है थेरेपी आगे शुरू कर सकते हैं। अगर यही समझ में नहीं आई या ये हमने समझा ही नहीं उसको तो फिर नहीं हो पाएगी ये कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। तो इसको साइको एजुकेशन भी कहते हैं। तो फर्स्ट द पेशेंट नीड्स टू बी गिवन साइको एजुकेशन। फिर अब उसको जो है जब ये आपने समझा दिया तो उसको फिर रेलेवेंट जो है बिलीफ उसके अनकवर करो जो क्लाइंट के हैं, कि उसका उसके ऊपर कैसे ये एबीसी कहाँ पे लागू हो रहा है। दिस इज द सेकंड थिंग वी हैव टू डू। देन अभी मैंने आपको बताया नहीं, फिर एबीसी के बाद में बीईएफ भी होता है। एबीसी तो एक्टिवेटिंग इवेंट, बिलीफ अबाउट एक्टिवेटिंग इवेंट एंड कॉन्सिक्वेंसेस हो गया। फिर डी इज डिस्प्यूटिंग द इर्रेशनल बिलीफ सिस्टम। इर्रेशनल बिलीफ सिस्टम फॉल्टी डिसफंक्शनल थिंकिंग जो पैदा कर रहा है उसको डिस्प्यूट करना। डिस्प्यूट करना का मतलब जो और ऑल्टरनेटिव्स हैं और जो पॉसिबल चीजें हैं जिसके बेसिस पे हम किसी नतीजे पे पहुंच सकते हैं वो हमारे को क्लाइंट्स के सामने रखनी है। जैसे कि वो फोन वाला एग्जांपल लें, वो कहे कि वो मुझे इग्नोर करके चला गया या चली गई एंड दैट पर्सन हेट्स मी। तो हम उसके ऐसे पॉसिबिलिटीज उसके सामने रखें जो कि डिनाई नहीं कर सके कि हाँ ये ऐसा नहीं हो सकता। जैसे हम ये कहें ये भी तो हो सकता है उसने देखा ना हो। जैसे हम ये कह सकते हैं ये भी तो हो सकता है
कि वो जल्दी में हो इसलिए उसने रिस्पॉन्ड ना किया हो। ये भी तो हो सकता है कि तुमने जो उसको दूर से हेलो किया था वो तुम्हें पहचान ना पाया हो, ये भी पॉसिबल है। तो ऐसे जब वेरियस पॉसिबिलिटीज हम उसके सामने रखेंगे तो इसको कहते हैं डिस्प्यूटिंग। तो डिस्प्यूट जब हम करेंगे तो फिर जो है ई आएगा, डी से डिस्प्यूट होगा, फिर ई से इमोशंस। इमोशंस कैसे? न्यू इमोशंस। जैसे हमने एक उसके सामने डिस्प्यूट किया कि हो सकता है वो किसी समस्या में हो, कोई प्रॉब्लम में हो, और बहुत गहरी प्रॉब्लम हो कि जैसे हॉस्पिटल में कोई एडमिट हो गया है घर में, या घर में आग लग गई है, या चोरी हो गई है, इस जल्दी में हो। तो अब जैसे ही वो ये सोचेगा तो अब उसके इमोशंस चेंज हो जाएंगे। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि दैट पर्सन हेट्स मी, वो जो है उसकी हेल्प के लिए सोचने लग जाएगा, हाँ यार मेरा फ्रेंड है, जाके देखूं तो सही, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या उसको कॉल करके जो है देखता हूँ, मैसेज करके देखता हूँ। इस टाइप से आप उसके इमोशंस चेंज हो जाएंगे। फिर देन कम्स एफ, डिस्प्यूटिंग के बाद में इमोशंस विच इज न्यू इमोशन, देन एफ फीलिंग। ऑब्वियसली जब इमोशंस चेंज होंगे, पहले हेट और एंगर और फ्रस्ट्रेशन के थे, फिर हेल्प, सिंपैथी, एम्पैथी, इस टाइप की चीजें आई, तो फीलिंग्स भी उसकी डिफरेंट हो जाएंगी, पॉजिटिव फीलिंग्स की तरफ जाएगा। तो इस तरह से ये किया जाता है। देन ये हो गया ABCDEF, मैंने बता दिया। इसमें इन्होंने यहाँ फर्दर एक्शन लिखा है, आप वो भी कह सकते हो, पर जो है वो फीलिंग जनरेट बेसिकली करेगा नई वाली। प्रोसेस ऑफ, हाँ, अब इसमें प्रोसेस ऑफ CBT में पहला है एंगेज द क्लाइंट। ये तो हर थेरेपी में होता है कि जो कोर कंडीशंस जो होती हैं वो हमें क्रिएट करनी है, एम्पैथी, वार्मथ, रिस्पेक्ट, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, कॉन्ग्रुएंस। ये जो कोर कंडीशंस हैं ये तो हर थेरेपी में होती है, इसमें भी करनी ही पड़ेंगी। देन कम्स एसेस द प्रॉब्लम, पर्सन एंड सिचुएशन। तो इसमें बड़ा अच्छा इन्होंने जो है दिया हुआ है कि सबसे पहले तो हम ये समझें कि क्लाइंट के हिसाब से एक्चुअली क्या है, वो अलग बात है, क्लाइंट के हिसाब से क्या गलत हो रहा है उसकी लाइफ में। और फिर हम ये भी देखें कि किसी क्लिनिकल डिसऑर्डर की वजह से तो नहीं हो रहा, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया पैरानॉइड वाला पेशेंट है, तो ऑब्वियसली उसको हर एक आदमी पे वो शक करेगा, नॉर्मल चीज़ है उस पर्टिकुलर डिसऑर्डर में। तो वहाँ पे क्लिनिकल डिसऑर्डर अगर कोई है तो उसके लिए फिर मेडिकेशन की भी ज़रूरत है, CBT अकेले काम नहीं करने वाली है। फिर उसकी पर्सनल और सोशल हिस्ट्री, उसके फैमिली में किसी को कभी ये प्रॉब्लम्स रही हैं, खुद को रही है, कितनी सीवियर है प्रॉब्लम, कोई और पर्सनैलिटी फैक्टर्स हैं। कई पर्सनैलिटीज़ ऐसी होती हैं कि उनको जो है जैसे OCD वाले, उनको परफेक्शन चाहिए, तो वो हर चीज़ में जो है, अगर कोई चीज़ में थोड़ा-सा भी 19-20 है तो उसको लगेगा कि ये तो खराब है। तो पर्सनैलिटी फैक्टर्स को भी वी हैव टू अकाउंट फॉर। या कोई डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है तो उसको लगेगा कि हमेशा मुझे ये अप्रूवल दूसरों से मिलना चाहिए, व्हिच इज़ नॉट पॉसिबल। तो वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है वो भी हमें देखना होगा। फिर कोई सेकेंडरी डिस्टर्बेंस है तो नहीं, हाउ डज द क्लाइंट फील अबाउट हैविंग दिस प्रॉब्लम। प्रॉब्लम अगर कोई है भी, हो सकता है कि वाकई में हो, तो हो सकता है कि उसकी फीलिंग उस प्रॉब्लम के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा हो, कि चलो कोई एग्जाम में फेल हो गया, अब वो उसको ऐसे देख रहा है कि ये तो जिंदगी तबाह हो गई मेरी। तो जाने कितने लोग हैं जो फेल होते हैं उसके बाद में भी लाइफ में जो है बहुत आगे जाते हैं। तो ये भी हमें देखना है कि चेक फॉर एनी नॉन साइकोलॉजिकल पॉजिटिव फैक्टर्स, जैसे कि उसको फिजिकली कोई प्रॉब्लम है, कोई वो मेडिसिन ले रहा है, सब्सटेंस अब्यूज तो नहीं कर रहा है, लाइफस्टाइल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स तो नहीं है। देन कम्स प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर थेरेपी। इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहली बात ही क्लैरिफाई ट्रीटमेंट गोल्स। तो ये कोलैबोरेटिवली किया जाता है, कोलैबोरेटिवली विद क्लाइंट, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि हम जो सोचें कि ट्रीटमेंट के गोल होने चाहिए वही जो है क्लाइंट भी सोचे। उसको हो सकता है सिंपली सिर्फ इतना ही चाहिए कि सिम्टम रिलीफ अभी मेरे को मिल जाए, अगर पॉसिबल है तो सिर्फ इतना ही चाहिए, उसको लॉन्ग टर्म के लिए कुछ चाहिए ही नहीं। और हम ये सोच के चल रहे हैं कि हम इसको ऐसा बना दें कि फ्यूचर में किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आए साइकोलॉजिकल, तो उसको अपने रॉन्ग कोर बिलीफ को आइडेंटिफाई कर ले और उसको डिस्प्यूट कर ले,
नए इमोशन जनरेट करे, फर्दर एक्शन या न्यू फीलिंग्स जो है वो उसमें आ जाए। हम इस एंगल से सोच रहे हैं। तो गोल्स अगर डिफरेंट होंगे तो भी थेरेपी में प्रॉब्लम होगी। तो उसका गोल कोलैबोरेटिवली along with client we have to formulate। और गोल करने से कई सारी बातें एक साथ हो जाती है। एक तो मैंने ये बता दिया कि कोलैबोरेटिव करने से एज ए टीम वर्क कर पाएंगे। दूसरा ये कि क्लाइंट का इन्वॉल्वमेंट होने से वो एक्टिवली इन्वॉल्व हो जाएगा। हम चाहे कितना भी सही गोल सेट करेंगे, क्लाइंट जो है उसको लग रहा है कि जबरदस्ती उसके ऊपर थोपा जा रहा है, तो वो इन्वॉल्व नहीं होगा। तीसरा क्या होगा कि हमें थेरेपी के दौरान ये पता चलेगा कि हम कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं थेरेपी में। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जब जो गोल्स हमने सेट किए हैं उसके कितना नजदीक या कितना दूर जा रहे हैं, इसलिए बहुत जरूरी है गोल सेटिंग। फिर उसका क्लाइंट का कितना मोटिवेशन है चेंज का, उसी हिसाब से जो हम उसको होमवर्क वगैरह देंगे, उससे गोल सेट करेंगे। फिर एक होता है बायो साइको सोशल मॉडल ऑफ कॉजेशन, इससे भी हम उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। जैसे हमने एबीसी मॉडल बताया था, वो तो साइकोलॉजिकल कॉजेज बताए। फिर हम बायोलॉजिकल कॉजेज भी उसको बताएंगे कि आपका लाइफस्टाइल ऐसा है, आप नींद पूरी नहीं लेते हो, तो इसकी वजह से जो है आपको ये प्रॉब्लम तो होंगी, और ये प्रॉब्लम होगी तो आपको इरिटेशन ज़्यादा होगा ही होगा। या सोशली जो है आप इस तरह से रहते हो, आपको जो है जहाँ पे जो आपका एनवायरनमेंट है, वो एनवायरनमेंट आपको हमेशा जो है डिसअप्रूव करता है या रिजेक्ट करता है, तो ये आपको प्रॉब्लम रहेगी। आपको एनवायरनमेंट चेंज करने की ज़रूरत है या एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, व्हाटएवर दैट मे बी। सो ये बायो साइको सोशल मॉडल जो है ये भी क्लाइंट को बताना होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी प्रॉब्लम में कहाँ पे क्या चीज़ फिट होती है, लेकिन इन जनरल तो बताना ही होता है, ये तो डेफिनेट बात है। फिर कैसे जो है हम अप्रोच करेंगे ट्रीटमेंट के लिए, और फिर लास्टली डेवलप ए कॉन्ट्रैक्ट। ये प्रेफरेबली रिटन में होना चाहिए, राइटिंग होना चाहिए। अब राइटिंग होने से क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है क्लाइंट के ऊपर कि हाँ उसने राइटिंग में दिया है, तो वो जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो है उसको मोटिवेट करता है करने के लिए। देन ऑब्वियसली इम्प्लीमेंट द ट्रीटमेंट प्रोग्राम, इवेल्युएट प्रोग्रेस, प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर टर्मिनेशन। ये भी इम्पोर्टेंट है। टर्मिनेशन भी जो है एक ऐसा इशू है जो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करने की जरूरत होती है थेरेपिस्ट को। सो यहाँ पे जो है हम सीबीटी जब कर रहे हैं तो हम क्लाइंट को प्रिपेयर कर रहे हैं कि वो जो सेटबैक्स है उसके साथ में कोप कर पाए। तो अब एक कॉमन मिस्टेक जो है पेशेंट्स के लेवल पे ये होती है, जैसे उनको कोई हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं और किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का वो प्रॉब्लम हो गई, ठीक भी हो गई, तो अब क्लाइंट ये सोचता है कि अब मैं जिंदगी भर के लिए हमेशा के लिए ठीक हो गया, विच इज नॉट ट्रू। इन मोस्ट ऑफ द साइकोलॉजिकल केसेस, मैंने मोस्ट बोला है, ऑल नहीं बोला, जो लैप्स और रिलैप्स है वो एक कॉमन चीज है। लैप्स और रिलैप्स समझ लो, रिलैप्स इज जो डायग्नोसिस के लिए जो भी सिम्टम्स सारे चाहिए वो सारे के सारे दोबारा से आ गए। लेटर से डिप्रेशन था, ठीक हो गया, इंडिविजुअल बिल्कुल ठीक हो गया, परफेक्टली ठीक हो गया, और फिर से वो जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है जो डीएसएम में दिया वो मैच कर रहा है डिप्रेशन का, तो ये रिलैप्स हुआ। और लैप्स में क्या है कि केवल एक या दो या कुछ सिम्टम्स आए हैं, पूरा डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहा है, कुछ सिम्टम्स वापस आ गए, तो ये लैप्स हुआ। तो ये लैप्स होना, रिलैप्स होना साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में आम बात है, ये कोई अनकॉमन बात नहीं है, एक्सेप्शन नहीं है। इट इज रादर देन बीइंग एन एक्सेप्शन, दिस इज ए रूल कि लैप्स और रिलैप्स जो है होगा, खास तौर से सब्सटेंस अब्यूज के केसेस में, स्पेशली इन सब्सटेंस अब्यूज। सो ये जो है हमें क्लाइंट को टर्मिनेशन से पहले इसको प्रिपेयर करना होता है कि भाई ये प्रॉब्लम्स इस टाइप की दोबारा आ सकती हैं और तुम्हें वो कैसे हैंडल करनी है। उसके लिए ही हमने इसको तुम्हें प्रिपेयर किया है थेरेपी में। ये टेक्निक तुम्हें आगे भी इम्प्लीमेंट करनी है ताकि ये जो लैप्स हो तो घबराना नहीं है कि अरे ये फिर से कैसे होने लग गया। तो ये सेल्फ हेल्प वर्क जो है उसको हम सिखाते हैं, और ये भी हम क्लाइंट को प्रिपेयर करते हैं कि जो अगर ये प्रॉब्लम लौट के आ रही है तो उसको क्या क्या सिम्टम्स होंगे, कैसे कैसे उसको पता चलेगा, डिफरेंट प्रॉब्लम जो भी आ रही है उसके तहत।
तो ये उसके इस इरेशनल बिलीफ सिस्टम को भी टर्मिनेशन से पहले हमको दूर करना होता है उसके दिमाग से कि आई शुड बी क्योर्ड फॉर एवर। हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन ये हमेशा नहीं होता है। और दूसरी बात जो है, थेरेपिस्ट के लिए भी यही बात है। क्लाइंट को तो समझाने से पहले थेरेपिस्ट बात जो है समझनी होती है कि ये चीज़ जो है ऐसी होती है। दिस इज़ नॉट अनकॉमन चीज़। तो अगर कोई लैप्स या रिलैप्स हो रहा है तो थेरेपिस्ट को ये नहीं सोचना चाहिए कि आई एम फेलियर। दैट इज़ नॉट द थिंग। देन ट्रीटमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ सीबीटी, इसमें आता है, ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं सारा। हाँ, ये टेक्निक्स पे आते हैं। ये इम्पोर्टेंट है कि कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक्स क्या है। तो पहला है सेल्फ मॉनिटरिंग। सेल्फ मॉनिटरिंग में जो है क्या हो रहा होता है कि हम जो उसको क्लाइंट के साथ में क्या हो रहा है ये क्लाइंट से अच्छा थोड़ी कोई बता सकता है। तो क्लाइंट को हम ट्रेंड करते हैं सेल्फ मॉनिटरिंग के लिए। जैसे मान लो कि उसको कोई एंगर इश्यूज है, उसकी वजह से वो आया था हमारे पास में, तो हम जो है उसको बोलेंगे अच्छा ये नोट करना शुरू करो कि तुम्हें किस किस बात पे गुस्सा आता है, कितना गुस्सा आता है, मतलब इंटेंसिटी कितनी है। कि भाई गुस्सा ऐसा भी तो हो सकता है कि बस बुरा लगा और आदमी को चला गया वहां से, या गुस्सा में ये भी हो सकता है कि वो पलट के जवाब देने लग गया, ऐसी बातें कहने लग गया जो कहनी नहीं चाहिए। या गुस्से में ये हो सकता है कि चीजों को तोड़ फोड़ करने लग जाए, या गुस्से में वो सेल्फ हार्म भी कर सकता है, या दूसरों को साथ मारपीट कर सकता है। तो ये इंटेंसिटी वाली बात हुई। फिर ड्यूरेशन, कितनी देर रहता है गुस्सा। फिर फ्रीक्वेंसी, दिन में कितनी बार आता है या वीक में कितनी बार आता है। फिर गुस्सा आने से पहले, अभी गुस्सा आया नहीं है, आने से पहले बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, जैसे पसीना आना हो सकता है, या शेकिंग ऑफ हैंड्स एंड लेग्स हो सकता है, ट्रेमलिंग हो सकता है, सांस का जो है धीमे धीमे हो जाना, मतलब शॉर्ट ब्रीदिंग हो सकता है। तो ऐसे वो सेल्फ मॉनिटरिंग जो है वेरियस डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम, उसको हम सिखाते हैं। उससे फिर हमको पता चलता है कि उसको किन किन चीज़ों से प्रॉब्लम है, और उसके वो सिम्टम्स जो हैं जब जैसे ही आए, अर्ली सिम्टम्स उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, उसके आने से पहले ही उसको जो है कोपिंग मैकेनिज्म सिखा दिया जाए। जैसे वन कुड बी कि भाई जहाँ पे तुम्हारे मन की बात नहीं हो रही है और तुम्हें गुस्सा आ रहा है, तो अगर वो पॉसिबल है उस सिचुएशन में जाना वहाँ से, तो वहाँ से उठ के चले जाओ, अभी गुस्सा आया नहीं है। ठीक है, दिस कुड बी वन। सेकंड कुड बी कि भाई तुम्हें वो टॉपिक पे बात करना पसंद नहीं है, तो टॉपिक चेंज कर दो, अभी गुस्सा आया नहीं है, तो यू आर इन कंट्रोल, यू कैन डू दैट। तो ऐसे जो है हम उसको सेल्फ मॉनिटरिंग के जरिए ही करवा पाएंगे, अदरवाइज वो हो नहीं पाएगा। दूसरा क्या है कि आगे लाइफ में जब नई प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि ऐसा थोड़ी लाइफ में एक ही प्रॉब्लम आएगी, कई प्रॉब्लम्स आएंगी, आगे भी आएंगी, आती ही है, लाइफ का नॉर्मल है ये। तो वो जब नई प्रॉब्लम्स आएंगी तो वो फ्यूचर इंटरवेंशन वो खुद अपने आप को कैसे दे पाए या हम कैसे दे पाए। इवन ये भी तो हो सकता है कि थेरेपी के दौरान ही कोई नई प्रॉब्लम आ जाए। तो अगर हमने सेल्फ मॉनिटरिंग करवाई हुई है तो पेशेंट को पता लग जाएगा कि अभी तक तो मुझे खाली गुस्सा आता था, अब मुझे जो है रोना भी आने लग गया है, या सुसाइडल थॉट्स भी आने लग गए हैं। सो ये अगर वो अवेयर होगा तब उसको पता चलेगा ना। तो ये है। और फिर हमको एक हिस्ट्री जो है पता लग जाएगी उसके, पूरे जो इवेंट हो रहा है कि क्या कैसे होता है, क्रोनोलॉजी ये पता लग जाएगी। देन कम्स रैशनल एनालिसिस। रैशनल एनालिसिस में वही जो ऊपर हमने बात करी कि जो उसका जो इरेशनल बिलीफ है उसको डिस्प्यूट करेंगे, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। हाँ, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है और अच्छी टेक्निक है ये बहुत बार जो सक्सेसफुल होते हुए मैंने देखी है। कि डबल स्टैंडर्ड डिस्प्यूट वाली बात है। आदमी कई बार क्या होता है कि अपने लिए डिफरेंट स्टैंडर्ड रखता है, दूसरे के लिए डिफरेंट स्टैंडर्ड रखता है, उसको पता भी नहीं होता है, कई बार पता भी नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने ये सोचा है कि भाई क्योंकि मेरी हाइट कम है या मेरा वेट ज़्यादा है, इसलिए मुझसे कोई दोस्ती करना नहीं चाहता है, ये उसका इरेशनल बिलीफ है। तो हम उसी से क्वेश्चन करेंगे, अच्छा तो तुम किसी से जब फ्रेंडशिप करते हो तो क्या तुम किसी की हाइट कम है इसलिए उसको दोस्त नहीं बनाते हो, या किसी का वेट ज्यादा है इसलिए उसको दोस्त नहीं बनाते हो? तब उसको रियलाइज होगा, अरे हाँ मैं तो ऐसा नहीं करता हूँ।
तो ऑब्वियसली वो कहेगा कि ना, तो ना कहेगा तो फिर दूसरे लोग ऐसा करते हैं, ऐसा तुम क्यों सोच रहे हो? जब तुम नहीं करते तो कोई दूसरा भी नहीं करता होगा, तो तुम्हारा डबल स्टैंडर्ड हो गया कि तुम तो नहीं करते हो लेकिन दूसरा ऐसा करते हैं। और अगर वो कहता है हाँ, कि हाँ मैं तो इसलिए दोस्ती नहीं करता कि भाई क्योंकि वो हाइट कम है या उसका वेट ज़्यादा है, तो फिर हम उसको फिर डिस्प्यूट करेंगे कि भाई अगर जो है कोई इंसान की हाइट कम है या उसका वेट ज़्यादा है, क्या ये ज़रूरी कि वो अच्छा इंसान ना हो? तो ऑब्वियसली वो इरेशनल बिलीफ है उसका, उसका जवाब तो ना ही होगा और फिर उसको हम चेक भी कर सकते हैं, करवा सकते हैं। तो ऐसे ये डबल स्टैंडर्ड डिस्प्यूट बहुत अच्छा एक टेक्निक है। फिर एक नेक्स्ट इज कैटास्ट्रोफ स्केल। कैटास्ट्रोफ स्केल में क्या है, ये भी एक अच्छी टेक्निक है। इसमें जो है जो भी उसकी प्रॉब्लम है उसको जो है हम ऐसा उसको इमेजिन करने के लिए कहेंगे कि भाई तुम ये बताओ कि अगर 100% है और मतलब प्रॉब्लम अगर मैक्सिमम है तो वो 100% है और बिल्कुल नहीं है तो वो 0% है। तो अब 10-10% इंटरवल के बीच में वो ये अपनी जो भी करंट सिचुएशन है उसको जो है रेट करें कि भाई ऑन ए स्केल ऑफ 0 to 100% अभी उसका जो है वो कहाँ पे कितना है। तो अब जो है कोई 0% भी दे सकता है, कोई 20% भी दे सकता है, डिपेंड करता है। तो अब जो है ये जो हमको जब स्केलिंग पता लग गई उसकी, तो अब हमारे लिए थोड़ा ईज़ी हो जाएगा कि उसको जो है टुवर्ड्स 0 की तरफ लाना। कि अगर सिर्फ़ वो यही बोलता रहेगा कि बहुत प्रॉब्लम है, बहुत बुरा लगता है, तो हमको कुछ पता नहीं चलेगा। तो ये एक लाइन बना के उस पे परसेंटेज वाइज़ डिस्प्ले करने पे कौन-सी सिचुएशन में कितने परसेंट उसको फ़ील होता है, देन इट वी कैन वर्क अपॉन दैट टुवर्ड्स 0। नहीं तो हमको कोई एंकरिंग नहीं मिलेगी कि हम कहाँ से कहाँ की तरफ जाना है। तो ये हो गया। और उससे हमको एक ये भी पता चल जाएगी चीज़ कि उसके लिए सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाली क्या चीज़ है। ऑब्वियसली जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज जिसको बोल रहा होगा उसके लिए सबसे ज़्यादा होगी। तो हमारे को ये पता चल जाएगा कि प्रायोरिटी क्या है, पहले किसको ट्रैक करना है, पहले किसको क्योर करना है। तो ये डेविल्स एडवोकेट भी बहुत अच्छी टेक्निक है ये भी। इसमें क्या होता है कि बहुत ईज़िली लोग बाग दूसरे के बारे में कोई ओपिनियन बना लेते हैं, अच्छे या बुरे व्हाटएवर दैट इज़, ख़ासतौर से खराब वाली। तो इसमें हम क्लाइंट से ये बोलते हैं कि जैसे सपोज़ उसने जो है, अभी हमने जो फ्रेंड वाला एग्ज़ाम्पल लिया कि अ, उसने तुम्हारी बात नहीं सुनी और वो चला गया वहाँ से, तुमने हेलो किया था और वो कह रहा है कि वो ही हेट्स मी। तो फिर हम उसी से बोलेंगे, अच्छा बताओ इसके अलावा और क्या-क्या रीज़न हो सकते हैं अदर देन ही हेट्स यू, ही और शी हेट्स यू, और क्या हो सकता है? सो वी मेक द क्लाइंट एडवोकेट ऑफ द पर्सन अगेंस्ट व्हॉम ही और शी इज़ हैविंग बैड फीलिंग्स। तो जब वो खुद ही जब लॉजिक्स ढूँढेगा, तो फिर उसके दिमाग में आइडियाज़ आना शुरू हो जाएगा, अरे ये भी हो सकता है, अरे वो भी हो सकता है। या इसको इस तरह से भी उससे कह सकते हैं, अगर अगर तुमने मान लो सपोज़ ऐसा किया होता, किसी ने हेलो कहा और उसने तुमने रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो क्या-क्या पॉसिबल रीज़न्स हैं कि तुम नहीं उसके हेलो का जवाब दोगे अदर देन यू हेट दैट पर्सन। तो वो जो लॉजिक्स बोलेगा, उससे उसके खुद ही दिमाग में जो है ये आएगा कि हाँ यार, इतने सारे पॉसिबल रीज़न्स हैं। मतलब इसे इन ए वे यू कैन से रिवर्स रोल प्लेइंग। इसको जो है डेविल्स एडवोकेट को रिवर्स रोल प्लेइंग भी कहते हैं। दिस इज़ आल्सो वेरी गुड टेक्निक। देन एक ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है रीफ्रेमिंग। इसमें क्या है कि वी चूज़ वर्ड्स एज़ पर आवर थॉट प्रोसेस। अब जो हम वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं अपने थॉट प्रोसेस में, वो ज़रूरी नहीं कि वो प्रॉपर वर्ड्स हों। जैसे कोई सिचुएशन है, हमने जो है उसके लिए वर्ड यूज़ किया कि ये तो अनबियरेबल है, ठीक है? अनबियरेबल का मतलब हम टॉलरेट कर ही नहीं सकते हैं। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि अनकम्फर्टेबल है या इट कंसर्न्स मी या आई एम डिसअपॉइंटेड। ये डिफरेंट टोटली चीज़ हो गई। या अनबियरेबल और ऑफुल तो बिल्कुल डिफरेंट हो गई। तो अगर हम जो है इसकी जो वेरिएशंस हैं, ये उसको समझाएँ और उसकी कुछ पॉजिटिव साइड्स भी उसको दिखाएँ, तो फिर जो है ऑब्वियसली जो है वो इंडिविजुअल का थॉट प्रोसेस चेंज होगा। देन कम्स इमेजरी टेक्निक्स।
सो ये भी एक बड़ा अच्छा तरीका होता है। जैसे ये अक्सर मैं काउंसलिंग में इस चीज़ को यूज़ करता हूँ कि खासतौर से स्टूडेंट्स के लिए, कि अभी उनके साथ में मान लो जो कोई चीज़ हुई है, लेट अस से कि 2 फ्रेंड्स का आपस में झगड़ा हो गया स्कूल में अभी। तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि आज से 1 साल बाद इस झगड़े के बारे में क्या सोचोगे, 5 साल बाद क्या सोचोगे, और आज से 20 साल बाद जब दोबारा मिलोगे तब तो दोनों हँस रहे होगे कि हमने इस बात पे झगड़ा किया है। तो एज़ वी गो इनटू टाइम आगे, इस जो प्रॉब्लम्स हैं उसका महत्व कम होता जाता है। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम उसका जो है सिग्निफिकेंस खत्म होता जाता है। जैसे स्कूल में जो है स्टूडेंट जो है नंबरों के लिए बहुत परेशान रहते हैं। लेकिन फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि अच्छा तुम कभी ट्रीटमेंट कराने किसी डॉक्टर के पास में गए हो? तो ऑब्वियसली सब कभी ना कभी अपनी लाइफ में एक आध बार जाते ही हैं। खुद नहीं भी गया, किसी को लेके गया होगा। तो कहे हाँ। तो मैंने कहा कि जिस डॉक्टर के पास गए थे वो तुम्हें क्या अच्छा लगता होगा तभी गए होगे, ट्रीटमेंट अच्छा करता होगा? कि हाँ। फिर मैं पूछूँगा अच्छा ये बताओ उस डॉक्टर के एमबीबीएस में कितने नंबर आए थे? तो ऑब्वियसली कोई ये नंबर पूछ के थोड़ी ट्रीटमेंट कराता है। तो फिर मैं उसको बताता हूँ देखो उसके एमबीबीएस में कितने भी नंबर आए थे, वो इर्रेलेवेंट हो गया कि वो काम कैसा कर रहा है इस वजह से। लाइकवाइज़ तुम्हारे अभी कितने नंबर आ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। लाइफ में तुम अपने आप को क्या बना, आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद वो मैटर करेगा। फोकस ऑन नॉलेज एंड एफिशिएंसी एंड स्किल्स रादर देन नंबर्स। तो ये टाइम प्रोजेक्शन, ये भी बड़ी अच्छी टेक्निक है। फिर देन कम्स वर्स्ट केस सिनेरियो, ये भी एक अच्छी टेक्निक है। तो वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या है, जो भी बेस्ट वर्स्ट हो सकता है उसको इमेजिन करने के लिए बोला जाए कि भाई इससे खराब कुछ हो ही नहीं सकता, वो बताओ हमें। तो उसने बता दिया कि ये हो सकता है। तो उसके हिसाब से उसको बोला है कि ठीक है इसके हिसाब से प्रिपेयर करो। तो अब इससे कई चीज़ें हो जाती हैं क्लैरिटी। एक तो कि वर्स्ट उसको पता चल गया है कि इससे खराब कुछ हो ही नहीं सकता है, और फिर वो उसके लिए प्रिपेयर कर रहा है। तो इंग्लिश में एक कहावत भी है कि बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, द बेस्ट विल केयर फॉर यू। मोस्ट ऑफ द टाइम लाइफ में वर्स्ट केस सिनेरियो नहीं होते हैं। वी कैन इमेजिन वर्स्ट केस सिनेरियो बट दे एक्चुअली डोंट हैपन। हार्डली 1 या 2% केसेस में होते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में वर्स्ट केस सिनेरियो नहीं होते हैं। तो जब हमने वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए प्रिपेयर कर लिया है, तो कुछ भी आ जाए वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो ये एक बहुत अच्छी इसकी बात हो जाती है। फिर दूसरा उसका ये होता है कि अगर जो वर्स्ट केस सिनेरियो आया भी, तो आई एम प्रिपेयर्ड फॉर दैट, तो चिंता क्या करनी। तो ये जो है एक बड़ी अच्छी टेक्निक है ये भी वर्स्ट केस सिनेरियो वाली। अगर इंसान इसको अप्लाई करे सीरियसली तो बहुत उसको सेंस ऑफ कंट्रोल फील होता है। देन कम्स ब्लो अप टेक्निक। ब्लो अप टेक्निक में क्या है, जो भी चीज इन क्लाइंट के साथ में हो रही है उसको जो है हम क्लाइंट को ही बोलते हैं यू ब्लो इट आउट ऑफ प्रोपोर्शन, और उसको और बढ़ाते जाओ और बढ़ाते जाओ और बढ़ाते जाओ। एग्जैजरेशन जिसे कहते हैं ना, एग्जैजरेट करके जो है बोलो। तो जब हम क्लाइंट को ऐसा बोलेंगे प्रॉब्लम को बढ़ाता जा रहा है बढ़ाता जा रहा है बढ़ाता जा रहा है, तो फिर एक ऐसी सिचुएशन आती है वो प्रॉब्लम फनी हो जाती है। प्रॉब्लम विल बिकम फनी। तो फनी हो जाएगी तो अपने आप ही हंसी आने लग जाएगी। तो हंसी आएगी तो उसको लगेगा कि यार मैं तो कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के सोच रहा हूँ। सो ये जो लाफिंग है उससे जो है द फियर गेट्स अंडर कंट्रोल। ये भी एक टेक्निक है। पर यही है कि कौन सी टेक्निक किस क्लाइंट पे और किस सिचुएशन में करनी है, ये एक आर्ट है। जैसे ये जो लास्ट वाली मैंने बोली ब्लो अप टेक्निक, अगर क्लाइंट इमेजिनेटिव नहीं है, जो काफी आर्टिकुलेट नहीं है, तो शायद वो ये नहीं कर पाएगा। फिर कम्स बिहेवियर टेक्निक। इसमें जो है एक्सपोजर। एक्सपोजर मतलब जिस सिचुएशन से वो डर रहा है उस सिचुएशन में उसको एक्सपोज किया जाए। तो एक्सपोज होगा तो ऑब्वियसली जो उसका डर खत्म होगा। और एक्सपोज ऐसे नहीं करना है, एक्सपोज करना है उसको सिचुएशन को सेफ बना के जहाँ पे कि ऑलमोस्ट सक्सेस गारंटीड हो। जैसे अगर किसी ने बोला उसके फियर के जो है वैलिडिटी को हम टेस्ट करें। किसी ने बोला कि अगर मैं ये शर्ट पहन के बाहर गया ना सब मुझ पे हंसेंगे, तो हम उसको कहेंगे अच्छा चलो ये शर्ट पहनो और हम दोनों साथ चलते हैं बाहर, देखते हैं कौन कौन तुम्हारे ऊपर हंसता है। So we are testing the validity of that person's fear। ठीक है।
तो और इससे क्या होता है, डीऑफुलाइजिंग भी होगा कि उसने बहुत बढ़ा चढ़ा के सोचा हुआ है कि सब हंसेंगे, तो हम बाहर गए तो कोई किसी ने ध्यान भी नहीं दिया, तो जो ऑफुलाइज उसने किया हुआ तो वो डीऑफुलाइज हो गया। फिर अगर मान लो किसी एक दो ने जो है कोई कमेंट कर भी दिया, तो इतने लोगों में से एक दो ने किया तो उसको कोपिंग एबिलिटी डेवलप होगी, वो जवाब देना आ जाएगा कि भाई मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ। तो और जब सिचुएशन को हैंडल करेगा तो उसका डिस्कम्फर्ट अपने आप ही कम होगा, ये भी है। फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट है। इससे भी देखो, हाइपोथेसिस मींस टेंटेटिव एंड टेस्टेबल स्टेटमेंट। तो उससे हमने पूछा कि जैसे फ्रेंड वाला एग्जांपल लिया था, रिस्पॉन्ड नहीं किया कि तुम बताओ क्या क्या रीजन हो सकते हैं, तो उसने ये बोला कि भाई दैट पर्सन हेट्स मी, ये हाइपोथेसिस है उसकी। तो इस हाइपोथेसिस को हम टेस्ट कर सकते हैं कि ठीक है, कॉल योर फ्रेंड एंड फाइंड आउट तुम्हारी बात सही है कि नहीं सही है ना, ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो गई। तो इस तरह से भी हम उसको जो है कर सकते हैं। देन कम्स रिस्क टेकिंग। जैसे कि एक क्लाइंट को जो है परफेक्शनिज्म का जो है आदत है, और ऑब्वियसली उसको परफेक्शनिज्म जो है तो फियर ऑफ फेलियर हो गई होगा। तो अब वो क्या करेगा कि ऐसे टास्क करेगा ही नहीं कि जिसमें रिस्क हो फेल होने का, या जहाँ पे उसकी एक्सपेक्टेशंस मैच हो ना हो रही, वो काम करेगा ही नहीं। तो ये जो ऐसे क्लाइंट है जो फियर कर रहे हैं रिजेक्शन, उसको हम वही काम करने के लिए बोलें जो उसको लगता है कि करने से रिस्क है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई लड़का है या लड़की है, उसको ये लगता है कि कोई दूसरा अपोजिट जेंडर का या सेम जेंडर का भी हो सकता है पर्सन है, उससे वो हम जाके बात करेंगे तो वो रिजेक्ट कर देगा, फियर ऑफ रिजेक्शन है। तो हम उसको जो है बोलेंगे अच्छा रिस्क लो, जाके उससे बात करो, लेट अस सी। तो वो जाके जब बात करेगा तो उसको ऑब्वियसली जो है ऐसे कोई खामखा में थोड़ी रिजेक्ट कर देता, बातचीत करना तो नॉर्मल चीज है, पीपल टॉक विद ईच अदर, हेलो हाय इंट्रोड्यूस तो कर ही सकते हैं। तो ये रिस्क टेकिंग जो है उसको सिखाया जाता है कि भाई जो तुम सोच रहे हो जरूरी नहीं कि वो ऐसा ही हो। देन स्टिमुलस कंट्रोल, ये भी एक बिहेवियर टेक्निक जो है अच्छी है। इसमें क्या है, ये भी बहुत प्रैक्टिकल है कि हमारा जो है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स तो एसोसिएटेड है ही है। अब हम मान लो किसी को नींद नहीं आती है, ठीक है, अब जो है वो बेड में जो है पड़ा हुआ है, नींद आ नहीं रही है, और उसकी वजह से जो है वो बस बेड में पड़ा ही हुआ है। तो अगर हम उसको ये बोले कि भाई तुम्हें जब नींद नहीं आए तो उठ के कुछ काम करने लग जाओ, तो वो बेड वाला जो है स्टिमुलस अपने आप चला गया उसका, और जब काम करेगा तो थकान होगी होगी, तो उसको फिर नींद अपने आप बेटर आएगी। तो ये स्टिमुलस कंट्रोल जो है ऐसा किया जा सकता है। देन पैराडॉक्सिकल बिहेवियर। पैराडॉक्सिकल बिहेवियर में क्या हो रहा होता है, जो when a client wishes to change a dysfunctional tendency, encourage them to deliberately behave in a way contradictory to the tendency. तो जो उसको जैसा वो नहीं करना चाह रहा वैसा ही उससे करवाया जाए, तब जो है उसको एक तरह से डिसेंसिटाइजेशन होगा। जो नया बिहेवियर करेगा, इवन दो इट इज नॉट स्पॉन्टेनियस, तो ग्रेजुअली जो है उस नई हैबिट को अपने अंदर ले आएगा। जैसे कोई शाई टाइप का इंसान है, तो उसका ये होगा कि किसी को भी देखते ही आई कांटेक्ट अवॉइड करेगा, या दूसरी तरफ देखने लग जाएगा, या उसकी तरफ पीठ कर लेगा। तो हम उसको एग्जैक्टली अपोजिट बोलेंगे कि तुम हर आदमी जो यहाँ से आएगा, आज जो पार्टी में आ रहा है, हर एक को हेलो बोलो। तो ये उसके अगेंस्ट है, जैसा कि वो नॉर्मली करता है। तो ग्रेजुअली फिर वो इंटरनलाइज हो जाएगी नई हैबिट, तो हो जाएगा। फिर देन कम्स स्टेपिंग आउट ऑफ कैरेक्टर। सो इसमें क्या होता है, जैसे अभी हमने बात करी, कोई परफेक्शनिस्ट है तो उसको हर काम परफेक्ट चाहिए, तो हम उसको जो है बोले कि भाई
तुम जो है जान के जो तुम्हारा यूजुअल स्टैंडर्ड है उससे थोड़ा कम काम करो। लेट अस सी क्या होता है, whether something happens or nothing happens। तो ये स्टेपिंग आउट ऑफ कैरेक्टर जो नॉर्मली आदमी जो है जो उसका यूजुअल वे ऑफ अप्रोचिंग थिंग्स है, डूइंग थिंग्स है, उससे हट के उससे करवाया जाए। देन बिहेवियरल टेक्निक में एक ये भी है, पोस्टपोनिंग ग्रेटिफिकेशन। नॉर्मली क्या होता है, जो भी हमारे अनवांटेड बिहेवियर्स होते हैं उसमें हमको कोई ऐसा स्टिमुलस मिल रहा होता है जो हमारे को पसंद है, प्लेजरेबल है। तो अगर हम जो है हर चीज़ सिर्फ प्लेजर के लिए और इमीडिएट प्लेजर के लिए करने लग जाएं तो फिर ऑब्वियसली लाइफ में ज़्यादा कुछ अचीव इंसान कर नहीं सकता है। तो पोस्टपोनिंग ग्रेटिफिकेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट थिंग इन लाइफ। तो वो जो है इंडिविजुअल को हम सिखाते हैं कि भाई आप जो है जो भी चीज़ आपको अच्छी लग रही है, कि जैसे हमें स्ट्रेस हुआ थोड़ा सा तो हम मीठा खाने लग गए या सिगरेट पीने लग गए या अल्कोहल किया, तो इस चीज़ को पोस्टपोन करना है जितना हो सके। इमीडिएटली बहुत लंबा पोस्टपोन नहीं हो जाएगा। जैसे अगर इमीडिएटली स्मोकिंग की अर्ज हो भी रही है तो बस अपने आप को कंट्रोल करो कि 2 घंटे बाद पियोगे, मना नहीं कर रहे हैं, 2 घंटे बाद। तो ऐसे धीरे-धीरे वो लंबा इंटरवल होता जाएगा। सो दिस इज पोस्टपोनिंग ग्रेटिफिकेशन। तो आज यहीं तक रखते हैं, विल कंटिन्यू फिर, ठीक है।